Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are going to continue our second part of ultraviolet radiation and हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें क्या क्या मिलता है? कैंसर, एरिथमा, थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस, पीलिंग, एंटीबायोटिक इफेक्ट्स, सोलर इलास्टोसिस एंड एजिंग। कैंसर जो है कार्सिनोजेनेसिस डेंजर होता है अगर अल्ट्रावायलेट बी या सी के साथ जो है लॉन्ग टाइम पे एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि ये रेज जो है डीएनए को अफेक्ट करती हैं, उसकी रेप्लिकेशन अफेक्ट करती हैं। इस चीज़ को एविडेंस ने भी सपोर्ट किया है कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जो है वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए हमने क्या करना है, जो शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जो है वो हमने अवॉइड करना है और ट्रीटमेंट हमारा जो 4 हफ्ते से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए है, ताकि किसी भी किस्म के कैंसर से हम प्रिवेंट कर सकें अपने पेशेंट को। हमारा सेकेंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है रिदमा। देखो, यूवी रेज हैं वो क्या करेंगे, हमारे सेल्स को डैमेज करेंगी। जब सेल्स डैमेज होंगे तो उसमें हिस्टामिन सब्सटेंसेस जो हैं, हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज होंगे एपिडर्मिस से और सुपरफिशियल डर्मिस से। क्या होंगी? ये ग्रेजुअल डिफ्यूजन होगी इन केमिकल्स की और ये हमारे वेसल्स के अराउंड जो है स्किन में जमा होना शुरू हो जाएगी, उनको डायलेट करेगी। इस वजह से जो है वह रिदमा हो सकता है। रिदमा का रिएक्शन जो है हम यूज़ करते हैं ताकि क्लासीफाई करें कि कितनी डोज हमने किस पेशेंट पे लगानी है। 4 डिग्री ऑफ रिदमा होता है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। जो ग्रेड 1 होता है E1, उसकी लेटेंट पीरियड होता है अप टू 12 आवर्स। E2 का होता है 4 to 6 आवर्स, E3 1 to 4 एंड E4 का होता है 1 to 4। लेकिन इसके साथ इसमें ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं। E1 की अपेरेंस स्लाइटली पिंक होती है, E2 की रेड होती है, E3 की फेरी रेड या फिर पेनफुल होती है और E4 जो है इसमें क्या बनता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन मिलते हैं, फेरी रेड और पेनफुल होती है। E1 में पिगमेंटेशन नहीं मिलती, E2 में स्लाइट होती है, E3 में मार्क्ड होती है और डिस्कमिशन E1 में नहीं मिलती है, E2 में पाउडरी होती है और E3 जो इसमें शीट्स की फॉर्म में होती है। इस तरह से हम जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो है वो जैसी हमने रेडिएशन दी है उसके 2 दिन के अंदर डेवलप हो जाएगी और ये क्या करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेलानोसाइट्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करें। ये मेलानिन जो है बहुत सारे इर्द गिर्द वाले सेल्स तक पास हो जाता है। मेलानिन जो है बेला बना देता है इन सेल्स के न्यूक्लियस के ऊपर ताकि इनको यूवी रे से प्रोटेक्ट कर सकें, स्पेशली फ्रॉम अल्ट्रावायलेट बी। थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस में ये बताया है कि क्योंकि यूवी रेज एक्सपोजर मिल रहा है, अल्ट्रावायलेट हम जो हैं उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, थेरेपी कर रहे हैं, तो सडनली जो है जो हमारी बेसल लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ मार्क थिकनिंग होगी ताकि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट स्पेशली फ्रॉम सी टाइप रे से प्रिवेंट कर सकें स्किन को। फिर है पीलिंग। पीलिंग में उन्होंने बताया कि जैसे जैसे एपिडर्मिस की थिकनेस इंक्रीज़ होती है हमारी डिस्क्लेमेशन या पीलिंग जो है वो लॉस्ट हो जाती है और जब ये होता है स्किन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है टू यूवी रेज। देन इज प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी प्रोडक्शन में उन्होंने ये बोला है कि यूवी रेज की प्रेजेंस में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल जो होता है हमारे सीबम में वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी नेसेसरी होता है हमारी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए बोन्स की नॉर्मल फॉर्मेशन में और टीथ की फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। जो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं एल्डरली, उनको हम क्या कर सकते हैं, यूवी लाइट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं ताकि विटामिन डी प्रोडक्शन और ऑस्टियोपोरोसिस कम और फ्रैक्चर की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कम कर दें। फिर है सोलर इलास्टोसिस एंड एजिंग। अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर होगा यूवी का तो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस जो है स्किन का वो एक्सेलरेट हो जाएगा। थिनिंग हो जाएगी एपिडर्मिस की, एपिडर्मल रिजेस लॉस हो जाएंगी, मेलानोसाइट लॉस हो जाएंगे और ड्राइनेस हो जाएगी और पुअर फंक्शनिंग हो जाएगी हमारे स्पीशियस और स्वेट ग्लैंड्स की और रिंकलिंग हो जाएगी क्योंकि जो हमारा डर्मल कनेक्टिव टिश्यू है वो लॉस हो जाएगा। ये स्पेशली इफेक्ट उन मेंबर्स में देखे जाते हैं जिनकी फेयर स्किन रेसेस होती हैं जो वेरी सनी क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका। फिर है एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब जो हमारा शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज होता है वो बैक्टीरिया और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्पेशली फंजाई जो हमारे वुंड्स में पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। लास्ट इज़ फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन में उन्होंने बोला है कि कभी कभी अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर की वजह से इन्हेंस रिस्पॉन्स मिलता है हमें स्किन का। अब जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है
जो प्रेजेंट होता है स्किन में वो क्या करता है, यूवी रेज को अब्जॉर्ब करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स को फोटोकेमिकल रिएक्शन में। फोटोसेंसिटाइजर जो हैं वो इंजेस्ट हो जाते हैं या डायरेक्टली हम उसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंट की स्किन में प्रोड्यूस हो जाती है जब हम सब्सटेंस जो है वो लोकली अप्लाई करते हैं, जैसे कोल्टार हो गया या कोई सब्सटेंस पेशेंट इंजेस्ट कर लेते हैं जैसे प्रोसलेन। अब बहुत सारे ड्रग्स और फूड जो हैं उन्होंने भी जो है पेशेंट का रिएक्शन जो है यूवी रेज के लिए इंक्रीज़ कर दी है। हमने पेशेंट को लाजमी इन्फॉर्म करना है जब भी हमने स्टार्ट या स्टॉप करवाना है ड्रग का कोर्स। देन वी हैव इंडिकेशंस में एक्ने में यूज़ कर सकते हैं, सोरियासिस, पुवा, स्किन वोंड, इंटेक्ट स्किन, काउंटर इरिटेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, रिदमा हो सकता है, स्किन कंडीशन हो सकती है। डेंजर्स की बात करें अगर आइज़ के ऊपर रेज फॉल कर जाएँ तो वो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ओवरडोज जो है वो भी हार्मफुल होती है। टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, अब टेस्ट डोज जो है, अब हमने इंडिविजुअल पेशेंट का जो है वो रिएक्शन देखना है यूवी रेज के लिए, तो टेस्ट डोज हम एडमिनिस्टर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और पेशेंट टू पेशेंट टाइमिंग और डिस्टेंस जो होता है एक्सपोजर का वो वेरी कर सकता है। सबसे पहले एयर कूल लैम्प, अब सूटेबल स्किन का एरिया सेलेक्ट करना है टेस्ट डोज के लिए, जैसे फ्लेक्स एक्सपेक्ट हो गया 4 आर्म का। उसके बाद इसको वॉश करना है ताकि वहाँ से ग्रीस रिमूव हो जाए। 3 डिफरेंट शेप के होल्स जो हैं वो कट करने हैं मटेरियल में, जो रेजिस्टेंस होगा यूवी के पैसेज के लिए, जैसे पेपर या लिंट। जो मिडल होल होगा वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसके साइड पे मिडल के एक साइड पे बड़ा होल होगा, एक साइड पे छोटा होल होगा। हर लैम्प जो होता है उसका अपना एवरेज EI टाइम होता है, इरिदमा टाइम, और डिस्टेंस होता है जो क्लियरली मार्क करना है उस रिज़ल्ट की वजह से जो रिएक्शन हमें मिला है रिएक्शन टेस्ट के बाद। अब अगर एवरेज E1 ऑफ लैम्प, ड्यूरेशन ऑफ E2, E3 एंड E4 डोजेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। E2 टाइम होगा E1 टाइम इंटू 2.5, E3 टाइम E1 इंटू 5, E4 टाइम E1 टाइम इंटू 10। जैसे कि अगर एक्नी को ट्रीटमेंट चाहिए E2 डोज के साथ 50 सेंटीमीटर के ऊपर, और नॉन EI हमारे पास जो है 1 मिनट है 100 सेंटीमीटर के ऊपर, तो ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वर्स केरला यूज़ करेंगे। हाफ डिस्टेंस को क्वार्टर टाइम चाहिए होगा सेम इफेक्ट के लिए, सो E1 60 सेकेंड एंड 100 सेंटीमीटर पे क्या होगा 15 सेकेंड एंड 50 सेंटीमीटर। E2 की डोज फाइंड करने के लिए E1 की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें 22 से, और वो हमें वैल्यू दे देगी 37.5 सेकेंड्स की टाइम जो हमें रिक्वायर होगा। जो पेशेंट की स्किन है वहाँ हमने कट आउट टेस्ट पेपर या लिंट से अप्लाई कर देना और बाकी बॉडी जो उसको स्क्रीन करना है। मिडिल होल जो है उस पर कैलकुलेटेड E2 डोज प्रोवाइड करनी है। स्मॉल होल जो है उस पर एक्सपोयर E2 से स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जो लार्ज होल है उस पर छोटा होगा एक्सपोयर। प्रोसीजर को केयरफुली रिकॉर्ड करना है पेशेंट के कार्ड के ऊपर, और पेशेंट जो है उसको कहना है कि आपने जो है वो ड्राइंग करनी है तीनों होल्स की और इसको रिकॉर्ड करना है। जैसे रिदमा अपेयर होगा, कितना स्वेयर है और कितना लॉन्ग लास्ट करता है, इस सब को हमने नोट कर लेना है। पेशेंट का रिएक्शन डिटर्मिन करना है फर्दर डोजेज अप्लाई करके। थिरेक्टिन टनल, अब इसमें प्रोसीजर सेम वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन इसमें लार्जर होल्स यूज़ करेंगे 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और इनको हम एब्डोमेन में प्लेस करेंगे और बाकी बॉडी को स्क्रीन करेंगे। ये डिफरेंस है इसमें और प्रीवियस वन में। देन इज़ क्रोमियर लैम्प। अब जो भी डोजेज हमें चाहिए है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं क्रोमियर लैम्प के साथ। उसमें क्या करेंगे, पेशेंट की स्किन से कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे स्मॉल होल्स यूज़ करेंगे जैसे 0.25 सेंटीमीटर इंटू 0.25 सेंटीमीटर। एक्सपोजर टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होगा। इसकी स्टैंडर्ड E1 डोजेज टाइम रिकॉर्ड होती है, इसलिए यूज़फुल मेथड होता है, इसको पॉइंट आउट करना है। और कोई भी पेशेंट जो है वो इसमें डोजेज जो है उसको पेशेंट को डोजेज जो है हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे वे में।
फिर है लोकल ट्रीटमेंट यूजिंग अ एयर कूल लैम्प। अब डिस्क्रिप्टिव पर्पज़ के लिए हम सिर्फ फेस का पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं फॉर एनी पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले है कि पेशेंट का रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेना है टेस्ट डोज के ज़रिए। पेशेंट का फेस को वॉश करना है ताकि क्रीम रिमूव हो जाए, मैक्सिमम पेनिट्रेशन मिल सके। पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। उसको चेयर पे बिठा लेना, उसका हेड फुली सपोर्ट होगा पिलोज़ के ऊपर। वो पिलो जो हैं उसके पीछे जो टेबल होगा उस पर पाइल अप कर देने और उसको कहना अपना हेड जो है उसके ऊपर रख के आराम करें। पेशेंट जो है उसने अप्लाई करनी है पेट्रोलियम जेली की थिन फिल्म। पेट्रोलियम जेली कहाँ अप्लाई करेंगे? उसके आईलिड्स पे, लिप्स के ऊपर, एयर लोब्स के ऊपर, क्योंकि ये जो एरियाज़ होते हैं इनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है और स्ट्रांगली रिएक्शन दे सकते हैं यूवी रेज को, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना है। पेशेंट के बाल जो है इनको पीछे बांध लेना है जितना ज़्यादा पॉसिबल, क्लिप्स के ज़रिए, बैंडेज के ज़रिए इंश्योर करना है कि फोरहेड स्किन जो है वो कवर हो। अब ये मैक्सिमम सरफेस एक्सपोजर देगी और किसी भी किस्म के बर्निंग जो है वो क्योंकि एरियाज़ पहले भी एक्सपोज अनएक्सपोज एरियाज़ हैं उनको जो है बर्निंग से प्रिवेंट कर देगी जब हम नेक्स्ट डोज जो है अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक्सेप्टेबल नेक लाइन जो है वो पेशेंट के साथ डिस्कस करके हमने एक डिसीजन पे आ जाना है। अब उस डिसीजन के बाद एक गारमेंट जो है वो उसने पहनना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेटिवली हम ड्रेसिंग टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे अराउंड द नेक लाइन। उसके बाद थिन कॉटन वुल की स्ट्रिप प्लेस कर देंगे आईलिड्स के जंक्शन के ऊपर और अपने हेड के पीछे बांध देंगे। कॉटन जो है वो यूवी की पेनिट्रेशन को स्टॉप करेगी और आइज़ में भी पेनिट्रेशन से रोकेगी ताकि कंजक्टिवाइटिस ना हो। शेप ऑफ फेस जो है असेस करना है और नंबर ऑफ एक्सपोजर फिर डिसाइड करने हैं कि उसको कितना रिक्वायर है और कितने ट्रीटमेंट सेशन जो हैं वो रिक्वायर है। कॉमनली जो है 2 ओब्लिक एक्सपोजर जो हैं वो सफिशेंट होते हैं। रेस्ट ऑफ पेशेंट की बॉडी स्क्रीन करनी है ब्लैंकेट के साथ, हेड को कवर कर लेना है ड्रेसिंग टॉवल के साथ ताकि प्रोटेक्ट कर सकें। लैम्प जो है ऑलरेडी ऑन होगा 5 मिनट के लिए, उसको हमने पोजीशन में रखना है पेशेंट के करीब करके और उसका सेंटर होना चाहिए ज़ाइगोमेटिक आर्च ऑफ वन साइड के ऊपर। डिस्टेंस फ्रॉम बर्नर जो है 50 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर करना है, इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है ताकि मेजॉरिटी ऑफ रेज जो हैं वो स्ट्राइक करें स्किन को 90 डिग्री एंगल के ऊपर, क्योंकि इस एंगल पे मैक्सिमम पेनिट्रेशन या अब्जॉर्प्शन होती है। पेशेंट जो है उसको वार्न कर देना है कि आपने जो है ऐसे ही इसी पोजीशन में रहना है, पूरी बॉडी की केयरफुली स्किनिंग करनी है और जितनी रिक्वायर हो हमने जो है एक्सपोजर करवाना है। इसके एंड के ऊपर क्विकली टॉवल को रिप्लेस कर देंगे अपने हेड के ऊपर से। सेम प्रोसीजर जो है वो दूसरी साइड के लिए भी अप्लाई करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्विचिंग ऑफ से पहले कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो लैंप यूज़ नहीं करेगा। रिमूव कर देना स्किनिंग को, पेट्रोलियम जेली को पेशेंट से वार्न कर देना, उसको एक्सपेक्टेड रिएक्शन के बारे में, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट टाइम अरेंज करना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है कि उसको हम तब तक ट्रीट नहीं करेंगे जब अगर उसको रिदमा हो रही है, पीलिंग हो रही है, क्योंकि इससे आपको हार्म हो सकता है। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर डिपेंड करता है पेशेंट के रिएक्शन के ऊपर कि उसको कितना रिदमा रिएक्शन हुआ है, फिर ही जो है हम अगला एक्सपोजर जो है वो डिसाइड करेंगे। फिर है जनरल इरिटेशन विद एयर कूल लैम्प। अब पेशेंट जो है उसको हमने ओब्लिक साइड लाइन में बिठा देना है, लिटा देना है, पिलो यूज़ करेंगे और उसमें सिर्फ गॉगल्स पहनने हैं ताकि उसके आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, कंजक्टिवाइटिस का रिस्क ना हो। होल फ्रंट या होल बैक जो एक्सपोज करना है, लैम्प जो है करेक्टली पोजीशन करना है, स्किन करना है पेशेंट के ऊपर, मिड लाइन जो है मिड लाइन के ऊपर, इंटायर सरफेस जो है एक्सपोज होगी सेम टाइम के ऊपर। उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड, फ्रैक्शनल मेथड। अब वो द लाइन जॉइनिंग, इसमें क्या है जो हमारा मिड पॉइंट है वो लाइन होगी जो ज्वाइन करी एएस को या पीएस को, हमारी बॉडी को डिवाइड करी अपर लोअर हाफ में। हर हाफ को हमने सेपरेट ट्रीट करना है। अब इसमें जो है 4 एक्सपोजर चाहिए। डिस्टेंस कितना होगा? 100 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम बर्नर। अब जो डोजेज हमें चाहिए होगी टोटल बॉडी के लिए सब रिदमल होगी और इसको भी अकॉर्डिंगली जो हमारे टेस्ट हैं उससे हम असेस कर लेंगे। फोकल ट्रीटमेंट ये है कि ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं अल्सर के लिए या इन्फेक्टेड वूंड के लिए। इसमें हम क्रायोमर लैम्प यूज़ करेंगे, स्टेराइल प्रिकॉशंस लेने हैं सारे, वॉश करना है बेड सोर को थॉरली, स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट से पहले बेड सोर को स्क्रीन करना है इसके एज तक। यूवी रेजिस्टेंट मटेरियल यूज़ करते हुए जैसे स्टेराइल टॉवल हो गया लेकिन उसमें कट होगा या होल होगा।
नॉर्मल प्रिकॉशंस लेनी है ताकि पेशेंट और फिजियोथेरेपिस्ट की आइज़ और नॉर्मल स्किन दोनों को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सकें। फ्रंट ऑफ फेस ऑफ क्रोमियर लैम्प जो है उसको क्लीन करना है अप्रोप्रिएट सोल्यूशन के साथ, और जब ये 5 मिनट वार्म हो जाएगा लैम्प तब रेडी होगा यूज़ के लिए। फ्रंट ऑफ लैम्प जो है उसको जितना पॉसिबल हो सके बेड सोर के करीब रखना है, लेकिन बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं लेके आना। 4 डोज हमने देनी है, E4 डोजेज़। ट्रीटमेंट देना है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। ट्रीटमेंट के बाद सोर को रीड्रेस करना अगर नेसेसरी हो, लैम्प को क्लींस कर लेंगे। एक बार सोर जो है वो क्लीन हो गया, ग्रेनुलेट हो गया, शॉर्टर यूवी रेज फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसकी जगह हम ब्लू यूवीएल फिल्टर या सेलोफिन यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रेटर इफेक्ट्स। अगर हम साइनस को ट्रीट कर रहे हैं उसमें हम क्वार्ट्ज रोड एप्लीकेटर यूज़ करेंगे जो ट्रांसमिट करता है यूवी टॉपोएट पॉइंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा रॉड लंबा होगा उतनी ज़्यादा यूवी रेज ये अब्जॉर्ब करेगा, और डोज जो है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगी अकॉर्डिंगली। थैंक यू।